हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। ठीक है, और आपका अपना चैनल आसान फिजिक्स आपका स्वागत करता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। तो बेटा, किसी भी वस्तु को स्थिर वैद्युतिकी में अपन 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जो आपका फर्स्ट मेथड है उसको अपन कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण द्वारा आवेशित करना। क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, क्या है सेकंड मेथड? चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशित करना। और तीसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब चालन विधि द्वारा आवेशित करना। क्या पढ़ा आपने? स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक देयर आर द 3 मेथड्स टू चार्ज एनी बॉडी। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, एंड सेकंड वन इज इंडक्शन, एंड थर्ड वन इज कंडक्शन। ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं। तो हम सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसकी बात करते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसके द्वारा आवेशित करना? घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बेटा हम क्या पढ़ेंगे कि व्हेनेवर 2 बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, ऐसे रबिंग करें हम 2 बॉडी की, ऐसे रबिंग करें। क्या पढ़ेंगे? ऐसे रब करेंगे। तो व्हेनेवर 2 बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, तो क्या होगा? कुछ अमाउंट हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो उस हीट के कारण जो इन बॉडीज के इलेक्ट्रॉन हैं they will transfer from one body to another body. ठीक है, the body which loses electron acquire the positive charge while the body which gains electron acquire negative charge. हमने क्या पढ़ा कि जब 2 बॉडी का ऐसा फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक बॉडी से लूज कर जाएंगे, एक बॉडी से निकल जाएंगे, और किस पर चले जाएंगे? दूसरे पर चले जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इस मेथड को अपन क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या पढ़ा हमने कि व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, देन अब देखो इसमें किससे किस पर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे चले तो जाएंगे, लेकिन एक टर्म आता है बेटा जो फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टर्म को अपन क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है? तो देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो है उसको इमिट करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी देनी पड़े उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब जिसको कम एनर्जी देनी होगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजीली निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे निकलेंगे? लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू द हायर वर्क फंक्शन बॉडी, मतलब लोअर वर्क फंक्शन से तो बाहर निकलेंगे और जाएंगे किस पर? हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर। निम्न कार्यफलन से निकलकर उच्च कार्यफलन की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो, अब ये मेथड कंप्लीटली अपन क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन में क्या पढ़ा हमने कि व्हेन वन बॉडी इज रब्ड विथ अनदर बॉडी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू द हायर वर्क फंक्शन बॉडी। द बॉडी which gains electron acquire negative charge, and the body which loses electron acquire positive charge. ठीक है, but total amount of charge in the system remains constant. जो इस सिस्टम का टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होगा।
जैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण को का पालन करता है। अब देखो ये मेथड हम देखते हैं कैसे वर्क करेगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कौन सा मेथड देख रहे हैं हम? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा कि हमने एक इसका एग्जांपल लिया कि व्हेनेवर अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, देन जो ग्लास रॉड है इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? कम होता है, और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं वर्क फंक्शन की जो अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो when glass rod is rubbed with silk cloth, then electrons are transferred from glass rod to the silk cloth. So glass rod become positively charged and equal amount of negative charge acquire the silk cloth, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपन ने कि जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ घर्षण करवाते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किस पर चले जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। कांच की छड़ कैसे हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के जो हमने देखने हैं। ये सारे एग्जांपल आपको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं कौन सी बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये दो टाइप की बॉडी होंगी। इसमें हमने पहला एग्जांपल पढ़ा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, कि जब आप ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी ग्लास रॉड, और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? सिल्क क्लॉथ पर आएगा, ठीक है। कांच की छड़, और ये क्या हो गया? रेशम का कपड़ा, ठीक है। फिर देखो उसके बाद और सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपन। तो देखो सेकंड एग्जांपल है ड्राई हेयर, और यहां पे क्या होगा? कॉम्ब। तो हमने देखा जब भी ड्राई हेयर्स पर, सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे हेयर हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो सेम प्रोसेस होती है, ठीक है। बट इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज जो है बेटा वो बहुत ज्यादा कम होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। कौन सी प्रोसेस में? इस फ्रिक्शन प्रोसेस में। इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर और इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो कूलम और नैनो कूलम, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे अपन ने कैट स्किन ली। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्या है? कैट स्किन। जब कैट स्किन को, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? फर भी कह सकते हैं, ठीक है। जब कैट स्किन को हम किसके साथ फ्रिक्शन करवाएंगे? प्लास्टिक और एबोनाइट रॉड। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लास्टिक और एबोनाइट रॉड। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम इसमें देख सकते हैं कि व्हेन कैट स्किन इज रब्ड विथ प्लास्टिक रॉड और कैट स्किन इज रब्ड विथ एबोनाइट रॉड, ठीक है, या देन कैट स्किन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर ऑन प्लास्टिक और एबोनाइट रॉड, ठीक है। तो ये आप कैसे एग्जांपल बन सकते हैं इस पर? फ्रिक्शन मेथड पर। इसमें क्या है? ये कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, सूखे बालों पर जब कंघी करते हैं तो सूखे बाल कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित, और कंघी कैसे हो जाती है? ऋणावेशित। और देखो कैट स्किन, बिल्ली की खाल को हम किससे करते हैं? प्लास्टिक के साथ या एबोनाइट के छड़ के साथ। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये आपकी पहली मेथड हो गई। कौन सी मेथड हो जाती है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने देखा होगा ना जो थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लाउड, कई बार है ना बिजली चमकती है ना जिसको अपन कहते हैं, तो वो भी कौन सी मेथड के कारण? फ्रिक्शन मेथड के कारण होता है। जो पार्टिकल्स हैं किसके? क्लाउड्स के, वो बार बार मूव करने के कारण उनमें फ्रिक्शन होता है, इस कारण तो वहां पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं? क्लाउड्स बिकम चार्ज बाय द फ्रिक्शन मेथड। कौन से मेथड से चार्ज होते हैं? बाय फ्रिक्शन मेथड।
ठीक है, एंड इट फॉलो द ऑल दीज प्रोसेस फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको फॉलो करते हैं? आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। तो ये बेटा हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस की, सेकंड मेथड की, और उसको अपन कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कौन सा प्रोसेस है वो? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। इंडक्शन का मतलब कौन सा? प्रेरण। तो कौन सा मेथड हो जाएगा ये? प्रेरण द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो बेसिकली इंडक्शन मेथड क्या होता है? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्टिंग ऑफ चार्ज और अनचार्ज बॉडी। ठीक है, क्या बताया? Induction is that process of charging in which charge and uncharged body are not physically touched with each other। ठीक है, क्या बताया? प्रेरण एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि आवेशित और अनावेशित वस्तु को बिना भौतिक संपर्क किए दोनों में आवेश उत्पन्न करते हैं। तो अब कैसे करते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, कैसा मेथड है? विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, चार्जिंग विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, physical contact, this is the method of charging without the physical contact। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे ये मेथड में। तो हमने क्या किया कि ये एक बॉडी हो गई A, ठीक है, और थोड़ा सा 3 डायग्राम होंगे इसमें, तो अपन इसको थोड़ा सा और कंप्रेस कर लेते हैं। ये एक आपकी बॉडी हो गई A, ठीक है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया और किसी एक्सटर्नल सोर्स से, बाहरी सोर्स से इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी की सरफेस पर क्या हुआ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी हो गई? चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, फिर इसके पास हमने क्या किया? एक और बॉडी रखी, दूसरी अनचार्ज बॉडी B। सेकेंड वन इज दिस इज द अनचार्ज बॉडी। इसको भी हमने इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा। अब देखो बेटा, दोनों को हमने फिजिकली टच नहीं किया, दोनों बॉडीज को कैसे टच नहीं किया? फिजिकली टच नहीं किया। तो हमने क्या कहा कि whenever a uncharged body B is placed near to a charge conducting body A, then the surface of uncharged body which is facing the charged body acquire the opposite nature charge। अब इस पर चार्ज कहां से आया? अभी तो हम अनचार्ज कह रहे थे, तो याद करो पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताया था कि ईच बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रत्येक वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होती है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा भी पढ़ा था कि अपोजिट नेचर चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम नेचर चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये अट्रैक्शन के कारण इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो अपोजिट नेचर चार्ज होगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, वो इससे अवे चला जाएगा, दूर की तरफ चला जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? हमने क्या देखा कि whenever a uncharged body B is placed near to a charge conducting body A, then the surface of uncharged body which is facing the charged body acquire opposite nature charge of charged body, and the surface of uncharged body which is away from the charged body acquire the same nature charge of charged body। तो ये तो प्रोसेस हो गई चार्ज प्रोड्यूस्ड करने की। Now the surface of uncharged body is connected to ground। इसकी आउटर सरफेस जो है वो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ग्राउंड का पोटेंशियल हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। तो यहाँ पे अर्थ जो है इट इज ए लार्ज कंडक्टर। ठीक है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे,
ठीक है, और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, कितने भी अमाउंट में इसको चार्ज, इससे चार्ज लेने से या इसको चार्ज देने से इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल साइड टू द हायर पोटेंशियल साइड। अब अपन पढ़ेंगे जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम है, और जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो अर्थ इज जो अर्थ है इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा लो होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा। अब अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो प्रोसेस क्या हुई आपकी, इस पर एक ही चार्ज बचा। इस तरह से थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, जगह स्पेस की कमी है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बॉडी छोटी हो गई, थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको हमने कहां से दिया था, ये एक्सटर्नल सोर्स से दिया था। इसके पास कोई दूसरी हमने क्या रखी थी, अनचार्ज बॉडी रखी थी। कैसी है ये अनचार्ज बॉडी, बी। तो जैसे आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज रह गया, इस पर रह गया बेटा नेगेटिव चार्ज। कैसा रह गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से देखो हमने क्या किया, दो, एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु थी, एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी थी। इसको हमने क्या किया, किसी बाहरी सोर्स से कोई चार्ज दे दिया, इसके पास कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी रखी। तो अनचार्ज बॉडी की जो सरफेस जो है, अनावेशित वस्तु की जो सतह है, जो आवेशित वस्तु की ओर होगी, चार्ज बॉडी की तरफ होगी, उस पर कैसा चार्ज आएगा, अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति का। और जो दूर की तरफ होगी उस पर कैसा आएगा, सेम प्रकृति का, समान प्रकृति का, सेम नेचर का। किसके सेम नेचर का, चार्ज बॉडी के। तो ये तो इसके चार्ज सेपरेट हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ईच बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रत्येक वस्तु कैसे होती है, विद्युत रूप से उदासीन होती है। उदासीन होती है तो इस पर क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो ये आ जाएगा आपका टुवर्ड्स द सरफेस और ये अवे फ्रॉम द सरफेस। अब हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कर दी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे इससे और इसके क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका जो अर्थ के साथ हमने कनेक्ट किया था, कनेक्शन ऑफ अर्थ इज रिमूव्ड। अब हमने अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज रहा। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, ये अर्थ में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। स्थिर विद्युत जो बल है वो कैसा है, प्रबल आकर्षण बल है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉडी पे ही रह जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ से जो कनेक्शन किया था वो हटा दिया, तो ये अट्रैक्शन के कारण यही रह गया ये वाला चार्ज। इसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक चार्ज बॉडी को और एक अनचार्ज बॉडी को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। जैसे हमने अलग अलग किया तो देखो ये आपकी होगी बॉडी बी। इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था। तो जैसे इसको सेपरेट करेंगे, देन अपोजिट नेचर चार्ज is uniformly distributed over the surface of uncharged body। तो देखो पहले ये अनचार्ज थी, जितनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज था उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज था। बिना फिजिकली टच किए, भौतिक संपर्क किए, हमने इस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिया। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। कौन सा मेथड कहलाता है ये, इंडक्शन। अब बेटा इस पे अगर कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए IIT में या नीट में, इस पर चार्ज का अमाउंट कितना होगा, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R 1 माइनस
1/εr। ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे आगे जब हम क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अगर कितना चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है ऐसे पूछें तो आपका फॉर्मूला आएगा q डैश इज इक्वल टू माइनस q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ पर जो q डैश है चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, क्या है ये q डैश, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनचार्ज बॉडी। q is the charge of charged body and epsilon r is called dielectric constant, and negative sign indicate that कि the charge produced on the surface of uncharged body is always of opposite nature। कैसा नेचर का होगा, अपोजिट नेचर। आपको क्या बताया, q डैश क्या है, अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा। q क्या है, आवेशित वस्तु को दिए गए आवेश की मात्रा, और एप्सिलॉन r क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युता। इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। ये जैसे मैं दो तीन वैल्यूज बताता हूं आपको। फॉर एयर और वैक्यूम 1, एयर के लिए परफेक्टली 1 नहीं होता, लेकिन हम 1.00003 ऐसे कुछ होता है तो हम उसको 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एयर और वैक्यूम 1, फॉर प्योर मेटल और कंडक्टर कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर वाटर इट इज 80 to 81, 80 to 81। सम बुक्स it is taken 80 or some books it is taken 81, so we consider that it is varies from 80 to 81। okay, so this value of dielectric constant is different for different substance। इसकी वैल्यू जो है अलग अलग पदार्थों के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो इसके आगे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो समझ आ रहा है आपको? देखते हैं आगे इसके बाद इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एलिमिनेट करके। हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो फॉर्मूला है वो होता है q डैश इज इक्वल टू माइनस q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, q क्या है इसका, q डैश क्या है, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, charge produced on uncharged body, अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, Q क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। एक बॉडी रखी थी जिस पर अपन ने एक्सटर्नल सोर्स से कोई चार्ज दिया था, तो ये क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, एंड एप्सिलॉन r इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये बेटा, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तब देखो हम इसके आगे बात करें अगर, तो देखते हैं इसमें कि हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने बॉडी ली है वो किसी सब्सटेंस की होगी। ठीक है, अब अगर किसी सब्सटेंस की होगी तो उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जैसे अपन ने कंसीडर किया कि अगर मान लो वो बॉडी किसकी है, ग्लास की है। कौन सी बॉडी, अनचार्ज बॉडी। किसकी है, ग्लास की है। तो ग्लास के लिए बेटा इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी ग्लास की है जिसके लिए वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप सॉल्व करोगे q डैश इज इक्वल टू माइनस q 1 माइनस 1/3। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया q डैश इज इक्वल टू माइनस q, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.33। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो q डैश इज इक्वल टू माइनस q मल्टीप्लाइड बाय 0.67। अब देखो ये चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी है, इसमें हम किसी भी एक से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो वो और छोटी हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा इस पर कितना है, 10 है, जो चार्ज बॉडी उस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 10 से आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6.7 माइक्रोकूलम आएगा। तो इसका मतलब इस पर तो कम आया ना, अनचार्ज बॉडी जो थी उस पर चार्ज का अमाउंट क्या आएगा, कम आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मली इन इंडक्शन मेथड द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनचार्ज बॉडी इज लेस देन द चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी।
ठीक है। आपको क्या बताया कि प्रेरण विधि में जो अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश है वो आवेशित वस्तु से सामान्यतः कम होता है। क्या बताया? इन इंडक्शन मेथड जनरली द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी इज लेस देन द चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, इससे कम होगा। लेकिन अगर ये किसी प्योर मेटल और कंडक्टर की है, किसकी है? प्योर मेटल और कंडक्टर की, तो आप क्या लिखेंगे? Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। मतलब अनचार्ज बॉडी किसकी है? किसी शुद्ध धातु या चालक की है, किसी प्योर मेटल या कंडक्टर की है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो 1/इंफिनिटी। बेटा 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 कितनी होती है? 0। तो 1 माइनस 0 1 आया, दैट इज आप क्या कह सकते हो? Q डैश इज इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू। So we can say that if uncharged body is made up of pure metal or conductor, then charge produced on uncharged body is equal to charge of charged body. ठीक है, उस कंडीशन में दोनों का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। और आपको क्या बताया था? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि द नेचर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम इसके बाद थर्ड मेथड की बात करते हैं। कौन सा है थर्ड मेथड? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कौन सा मेथड है नेक्स्ट? चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए बेटा नेक्स्ट मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, चालन विधि की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? चालन विधि की बात करते हैं। तो चालन विधि में हम कैसे आवेशित करेंगे? चालन विधि में कैसे आवेशित करेंगे? तो हमने लिखा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट मेथड है आपका क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो देखो उसमें हमने फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था दोनों बॉडीज का, दोनों को भौतिक रूप से संपर्कित नहीं किया था। इसमें क्या करेंगे? फिजिकल कांटेक्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, क्या? द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी व्हेन फिजिकली कांटेक्ट ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। जब आवेशित और अनावेशित वस्तु को भौतिक रूप से संपर्कित कर दिया जाता है, इस प्रकार से आवेशित करना क्या कहलाता है? आपका चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जब आवेशित और अनावेशित वस्तु को कैसे कर देते हैं? भौतिक रूप से संपर्कित कर देते हैं, तो इस प्रकार से आवेशित करना क्या कहलाता है? आपका चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। अब देखते हैं हम ये कंडक्शन मेथड क्या होता है। तो देखो सेम ये कैपिटल ए बॉडी हो गई, इसको हमने क्या किया? एक्सटर्नल सोर्स से कोई चार्ज दिया, वही सेम कंसीडर दैट पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे इसकी सरफेस को, तो ये क्या होगा? इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हो गया। इसके पास कोई दूसरी हमने क्या किया? अनचार्ज बॉडी रखी बी। कैसी बॉडी रखी? अनचार्ज बॉडी बी। अब इसमें फिजिकल कांटेक्ट की बात करी थी सर आपने? जी बिल्कुल करी थी। तो हम क्या करेंगे? इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। एक तो ये मेथड है, एक चालक तार से जोड़ दें दोनों को। दूसरा तरीका क्या है? इसमें दोनों को टच करवा दें। किस किस को? चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को। कैसे करवा दें? दोनों को टच करवा दें, तो फिजिकल कांटेक्ट हो गया आपका। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा कि आवेशित करने की वह विधि जिसमें आवेशित और अनावेशित वस्तु को संपर्कित करवा दिया जाता है, भौतिक संपर्कित करवा दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं चालन, कंडक्शन। ठीक है, when charged and uncharged body are physically connected with each other, this method is called as conduction. Okay? अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा कि when uncharged body is placed near to a charged conducting body A and both are connected with conducting wire, then flow of charge will takes place from higher potential body to the lower potential body. अपन क्या कह रहे थे
कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये अनचार्ज बॉडी को बाहरी स्रोत से कोई चार्ज दिया तो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये दूसरी इसके पास हमने क्या रखी, अनचार्ज बॉडी रखी और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू दी लोअर पोटेंशियल बॉडी, उच्च विभव से निम्न विभव तक। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। सो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू द लोअर पोटेंशियल बॉडी टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी विल नॉट बी सेम। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर सेकंड स्टेप में ये ए हो गई बॉडी और इसको कंडक्टिंग स्टैंड पर रख दिया। इसको हमने क्या किया था, आउटर सोर्स से चार्ज दिया था। आउटर सोर्स से हमने क्या किया था, इसको चार्ज किया था। तो ये आउटर सोर्स से हमने चार्ज दे दिया, ठीक है, ऐसे। और इसके पास आपकी जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर ये चार्ज फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा चला गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ऐसे। तो इस पर भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका यूनिफॉर्म, ठीक है। देन दिस कंडक्टिंग वायर बिटवीन बोथ द बॉडीज रिमूव, दोनों वस्तुओं के बीच में जो हमने ये चालक तार जोड़ा था इसको हटा देंगे और ये अनचार्ज बॉडी की सरफेस पर सेम नेचर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस मेथड को अपन कहते हैं कंडक्शन। कौन सा मेथड कहते हैं, कंडक्शन। क्या पढ़ा अपन ने कि एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी रखी, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब फिजिकल कांटेक्ट हो गया। सो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे बैटरी में जो चार्ज है करंट की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं ना, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड टू द हायर पोटेंशियल साइड। लेकिन अगर अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं धनावेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, तो ये इस पर कुछ चार्ज मतलब कंडक्शन मेथड के कारण आ गया। जैसे आपने इसको सेपरेट किया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। सो इन कंडक्शन मेथड सेम नेचर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अनचार्ज बॉडी, ठीक है। सेम नेचर चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अनचार्ज बॉडी। अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है या समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, सॉरी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, आवेश का प्रवाह जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज कैसे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज कैसे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाए, यहाँ पे दोनों का सेम हो जाएगा, then no conduction process will take place। अगर दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा तो क्या होगा, चालन विधि संभव नहीं है, ठीक है। कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, देन नो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस बिटवीन कंडक्टिंग या सॉरी बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन क्या बात करें कि नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपोर्टेंट बात है, कई जगह हमको ये देखने को मिल जाती है कि हमने पढ़ा कि दो सेम नेचर चार्ज की बॉडी क्या करती है एक दूसरे को, सेम नेचर चार्ज की बॉडी रिपेल और अपोजिट नेचर चार्ज की बॉडी अट्रैक्ट। समान प्रकृति की आवेशित वस्तुएं प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तुएं आकर्षित करती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि हम कह सकते हैं टू सेम नेचर चार्ज बॉडी विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। दो सेम नेचर चार्ज की बॉडी है ना, वो भी एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन कंडीशन है बेटा एक कि एक का चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और दूसरे का क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। तो ये जो कम चार्ज वाली बॉडी है वो इसके सामने न्यूट्रल बॉडी की जैसे बिहेव करेगी, और ये इसको क्या करेगा, ठीक है, स्मॉल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि टू सेम नेचर चार्ज बॉडी विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, बट इफ द चार्ज ऑफ वन बॉडी बिकम मच मोर देन द चार्ज ऑफ अदर बॉडी, ठीक है, एक वस्तु का आवेश दूसरे से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा ये आपके तीन बेसिक मेथड थे, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। स्थिर वैद्युतिकी में वस्तुओं को आवेशित करने के तीन बेसिक से प्रकार थे। अब अगला टॉपिक अपन लेके आएंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।